वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। 11th क्लास के बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी को। क्यों? क्योंकि उनके जो भी ह्यूमैनिटीज में पढ़ने को है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आप बेस अपना जो है वो क्रिएट कर रहे हो अपने आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप जो 12th में पढ़ोगे जो सारी की सारी कंटेम्प्रेरी चीज़ों पर आधारित होगी, तो वो कंटेम्प्रेरी चीज़ें, वो समकालीन चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आप उससे पहले उनका आधार, उनका बेस समझ लोगे। तो वो बेस हम यहाँ पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरीज, उसका 3rd चैप्टर जो कि है समानता। देखो, इससे पहले हमने स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में बहुत ज्यादा डीपली पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे समानता के बारे में। ठीक है, समानता के बारे में पढ़ते हैं। तो समानता में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्क्सवाद, या जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, उसकी विचारधारा को। आज भी हम कुछ विचारधाराएं डिस्कस करने वाले हैं। जो विचारधाराएं आज हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहली है समाजवाद, दूसरी हम डिस्कस करेंगे नारीवाद, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है उदारवाद। हम क्यों ये चीजें पढ़ रहे हैं? देखो, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पे क्या पढ़ रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं समानता, इक्वालिटी को। तो जब हम बात इक्वालिटी की करते हैं ना, तो हमें समाज में बहुत से ऐसे वर्ग देखने को मिलते हैं जिनके बीच में असमानताएं हैं। तो उन्हीं असमानताओं को दूर करने वाले कुछ वाद, कुछ आइडियोलॉजीज, कुछ कंसेप्शंस, कुछ विचारधाराएं हम डिस्कस करते हैं, जिस कड़ी में सबसे पहली हमने मार्क्सवाद को डिस्कस किया था और आज ये डिस्कस करेंगे। देखो, समाजवाद जो है वो मार्क्सवाद के ही आगे की एक विचारधारा है। मार्क्सवाद के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और बन गया समाजवाद। नारीवाद, जो नाम से ही पता चल रहा है, दो वर्ग हैं, एक पुरुष का, एक स्त्री का, और उनके बीच में कहीं ना कहीं असमानताएं हमारे समाज में स्थापित हो गई थी। तो उसके लिए नारीवाद जैसी विचारधारा का अस्तित्व हुआ, और ये विचारधारा जो है वो स्त्रियों को पुरुषों के समान जगह देने की बात करती है हमारे समाज में, और इसीलिए समानता के चैप्टर में हम इसको पढ़ रहे हैं। और तीसरी विचारधारा जो हम आज पढ़ेंगे वो है उदारवाद। उदारवाद, आप बहुत नाम सुन चुके हो, आप अभी से नहीं, आप 8th क्लास से शायद सुन रहे होंगे इसका नाम। जब आप वैश्वीकरण पढ़ते हो, ग्लोबलाइजेशन, जब आप ये सब चीजें पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं उदारवाद घूम फिर के लिबरलिज्म जो है वो आपके सामने आ ही जाता है। तो ये तीनों चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो है आपका समाजवाद। जिसको सोशलिज्म कहा जाता है। समाजवाद शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोटेशन देती हूं मैं आपको, जो लिखा था C.E.M. जॉर्ज ने। एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए थे जिनका नाम था C.E.M. जॉर्ज। C.E.M. जॉर्ज ने क्या कहा था? C.E.M. जॉर्ज ने ये कहा था कि समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे हर कोई अपने सिर के अनुसार पहन लेता है। अपने सिर के अनुसार पहन लेता है। ये किसने कहा था? ये C.E.M. जॉर्ज ने कहा था कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसको हर कोई अपने सिर के अनुसार पहन लेता है। वो डायलॉग याद होगा आपको एक मूवी का, जिसमें वो कहते हैं कि शब्द एक है लेकिन उसको थोड़ा सा आप अगर अपने अलग तरीके से बोलोगे तो उसका मीनिंग निकलता है ना। जिसमें वो कहता है कि हाँ, आप खुश हो तो बोलोगे अरे अच्छा, और आप हैरान हो तो क्या कहोगे? अच्छा। तो यानी एक ही शब्द को हमने यूज किया लेकिन वो अलग अलग तरीके से यूज हो गया। तो ठीक वैसी अवधारणा समाजवाद के लिए बनी हुई है।
समाजवाद जो है वो एक ऐसी टोपी है जिसको हर कोई अपने सिर के अनुसार धारण करता है। कहने का मतलब समाजवाद की विचारधारा का अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूज किया। कैसे यूज किया? देखो जैसे कि हम बात करते हैं, जब आए साम्यवादी आए, ठीक है ना, समाजवाद कुछ कुछ साम्यवाद जैसी ही अवधारणा है। तो साम्यवादियों ने इस अवधारणा के लिए क्या कहा कि ये जो है साम्यवाद की अनुवर्ती है। ये साम्यवाद की अनुवर्ती या अनुज धारणा है। ये किसने कहा था? ये साम्यवादियों ने कहा था। उसके बाद में आए उदारवादी। अब उदारवादियों ने क्या कहा? उदारवादियों ने इसको अग्रज धारणा कह दिया। मतलब साम्यवादियों ने तो ये कहा कि साम्यवाद में अगर कुछ कमी रह गई थी तो उसको हटाने के बाद क्या बन गया? समाजवाद बन गया। लेकिन उदारवादियों ने क्या कहा कि हमने इस धारणा में कुछ जो कमियां थी उसको निकाल के उदारवाद बना दिया। यानी कि इन दोनों ने समाजवाद को अपना अपना मान लिया। ठीक है, तो इसी तरह से समाजवाद जो है एक ऐसी विचारधारा है, हालांकि कई जगहों पर ऐसा लगता है कि वो साम्यवाद से मेल खाती है, कि समाजवाद में सबसे पहली चीज वो क्या है? वो है समाज का प्रभुत्व। ठीक है, दूसरी चीज होगी वर्ग नहीं होते हैं या वर्ग विहीन समाज। वर्ग विहीन समाज होता है। तीसरा, उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार। तो ये सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं समाजवाद की धारणा को साम्यवाद के नजदीक ले जाती है, और ऐसा लगता है कि ये दोनों एक जैसी धारणाएं हैं। लेकिन ये इससे थोड़ी अलग है साम्यवाद से। जब ये जो 19वीं शताब्दी शुरू हुई, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब काफी सारे देश आजाद हुए थे, जिनमें भारत भी एक था, तो जब ये देश अपने अपने देश में अपनी अर्थव्यवस्थाएं लागू करने में जुटे थे कि भाई हम कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाएं, क्योंकि आपने अगर थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जो है पहले का या बाद का पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब दोनों विश्व युद्ध हो गए तो दोनों विश्व युद्धों के बाद विश्व में द्विध्रुवीय जो व्यवस्था कायम हो गई थी, यानी कि शीत युद्ध की स्थिति आ गई थी। शीत युद्ध किसके बीच? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। अब ये सोवियत संघ और अमेरिका जो थे वो क्या थे? अमेरिका पूंजीवाद का परिचायक था और सोवियत संघ जो था वो साम्यवाद का परिचायक था। तो ऐसे में ये जो नए देश आजाद हुए, जिनमें भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और कई सारे नए अफ्रीकी देश थे, उनके सामने प्रॉब्लम क्या आई कि वो किस अर्थव्यवस्था को अपनाएं, वो ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाएं जिससे कि उनके देश को फायदा भी हो और वो ना साम्यवाद की तरफ जाएं और ना ही पूंजीवाद की तरफ। तो उन्होंने क्या अपनाया? तब उन्होंने समाजवाद की अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें उन्होंने अपने देश के लिए सारे वही लोक कल्याणकारी नियम लागू किए जो साम्यवाद में थे, और साथ ही साथ पूंजीवाद को पोषित करने वाले जो पूंजीवादी धारणा की जो कुछ चीजें थी वो भी अपना लिए। तो यानी अगर ओवरऑल कहा जाए तो जो ये साम्यवाद है, साम्यवाद और उदारवाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो धारणा आती है उसको कहीं ना कहीं हम समाजवाद कह सकते हैं। समाजवाद में एक बहुत बढ़िया चीज है जो बाकी किसी चीजों में देखने को नहीं मिली, और जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से समाजवाद की ही देन है हमारे विश्व को, उसको हम कह सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य, ये जो अवधारणा है ये समाजवाद की देन है हमारे विश्व को। यानी अगर कहा जाए कि समाजवाद में ऐसा क्या है जो बाकी अवधारणाओं में नहीं था,
तो ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो समाजवाद के द्वारा दी गई है, वो और किसी वाद में नहीं आती है। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो समाजवाद द्वारा दी गई है। तो समाजवाद आपके कोई बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बल्कि थोड़ा सा आपको समाजवाद के बारे में ध्यान होना चाहिए। छोटा, बहुत छोटा क्वेश्चन बनता है कि समाजवाद क्या है। इसके बाद हम देखते हैं, और एक और छोटा सा ही टॉपिक है, इसके बारे में भी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी सी बस बात कर लेते हैं, और वो है नारीवाद। चाहे आप और किसी चीज से सहमत हो नहीं हो, लेकिन आप कार्ल मार्क्स की इस बात से जरूर सहमत होंगे कि विश्व का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। विश्व का इतिहास किस चीज से रिलेट करता है? विश्व का इतिहास और ज्यादा कुछ है नहीं, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कहीं ना कहीं हर जगह किसी न किसी वर्गों में संघर्ष चलता ही रहता है। दो वर्ग ऐसे होते हैं जिनमें से एक शासक वर्ग होता है और एक शासित वर्ग, और इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। और यही जो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये विश्व का इतिहास बनकर हमारे सामने आता है। तो ऐसे ही दो वर्ग जो है वो बन जाते हैं, एक तो पुरुष वर्ग और दूसरा स्त्री या नारियों का वर्ग। ठीक है ना। तो ये जो वर्ग है, यानी कि मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी अवधारणा है, ये पूरी अवधारणा किस पर आधारित है? ये लैंगिकता पर आधारित अवधारणा है। लैंगिकता पर आधारित अवधारणा है। देखो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूं कि अगर आपका ये कोर्स चेंज हुआ है, और जो कुछ चेंजेस हुए हैं उनमें एक बहुत अच्छा चेंज ये हुआ है कि आपका सारा कोर्स आपके लिए अब कॉम्प्रिहेंसिव बन गया है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी आपको समझ में आना चाहिए, और शायद ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जैसा सिनेरियो चल रहा है कि अभी भी कोरोना की वजह से स्कूल्स खुले नहीं है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज ये बनती हैं ज्यादा कि आपसे छोटे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। तो ऐसे में कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो आप मिस कर देते हो, आपको उनको ध्यान में रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नारीवाद किस पर आधारित अवधारणा है, तो लैंगिकता पर आधारित अवधारणा है। तो ये छोटे क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें मिस नहीं करनी है, ध्यान में रखना है। अब देखो ये आज की बात नहीं है। आज अगर हम देखें तो आज तो सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है, लेकिन आज से 100 साल पहले की बात करें, आज से अगर हम 100 या 200 साल पहले की बात करें, तो उस समय स्त्रियों को विश्व में वो स्थान नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। बल्कि ब्रिटेन में तो अभी कुछ सालों पहले तक, मतलब हमारी आजादी से कुछ सालों पहले तक तो महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। ये तो बहुत दूर की बात है कि महिलाएं आए और राजनीति में भाग ले। तो कई सारी चीजें थी, जैसे वोट देना, ये महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं था। उसके अलावा स्वतंत्रता महिलाओं को नहीं थी। अब जब स्वतंत्रता ही नहीं है तो आप समानता तो भूल ही जाइए। तो यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, या फिर आप वोट देना की बात हम कर रहे हैं, तो वोट देने के साथ चुनाव लड़ना, सरकार चलाना, ये तो बहुत आगे की बात है। तो यानी कि कहने का मतलब ये सब चीजें, ये सब अधिकार नारियों को प्राप्त नहीं थे, और इसी वजह से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, इसका शुरुआत कब मानी जाती है? इसकी शुरुआत मानी जाती है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नारीवादी चेतना की उदय हुआ, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद से जगह जगह आंदोलन होने लगे, और इन्हीं आंदोलनों के बाद, नारीवादी चेतना के उदय के बाद, इसको, नारीवाद को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला प्रत्येक राजनीतिक विचारधाराओं में। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि नारीवाद लैंगिकता पर आधारित अवधारणा है, वो इसलिए है क्योंकि कई सारी जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जैसे वोट देना है, स्वतंत्रता है, समानता है, वो नारियों को बिल्कुल प्राप्त नहीं थी। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने नारीवाद को हवा दी, और जिसकी वजह से आज के टाइम में हम जो सिनेरियो देख रहे हैं कि औरतें जो है पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है, वो तभी पॉसिबल हो पाया है इन्हीं नारीवादी विचारधाराओं और आंदोलनों की वजह से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो इसका करेंगे, जो कि है उदारवाद। देखो नारीवाद और समाजवाद जो है वो एक बहुत ही छोटे टॉपिक, या कह सकते हैं सिर्फ एक वर्ड के रूप में दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट समझना है।
उदारवाद और साम्यवाद ये जो दोनों हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझने हैं। उदारवाद क्या है? देखो उदारवाद का मतलब होता है लिबरलिज्म। ये शब्द जो है वो किससे बना है? वो बना है लिबरल होने से, और लिबरल शब्द बना है लाइबर से। लाइबर का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्र या मुक्त। ठीक है, लाइबर या जिसको हम लिबरल होना कहते हैं उसका मतलब है स्वतंत्र होना या मुक्त होना। तो अब लिबरलिज्म हम किसको कहेंगे? देखो लिबरलिज्म एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, और आज के दौर में अगर देखा जाए तो विश्व के लगभग सभी देश उदारवाद पर आधारित सरकार चलाते हैं। लिबरलिज्म का जो जनक है या इसका जो शुरुआत करता जिसको हम कह सकते हैं, जनक किसको माना जाता है? जनक माना जाता है जॉन लॉक को। जॉन लॉक नाम के जो विचारक थे उनको लिबरलिज्म का जनक माना जाता है, या जिन्होंने इस अवधारणा को जन्म दिया वो थे जॉन लॉक। और इसके अलावा और महत्वपूर्ण अगर बात की जाए नामों की तो हम नाम ले सकते हैं जेरेमी बेंथम का, जेरेमी बेंथम का हम नाम ले सकते हैं। और भी बहुत से विचारक हुए हैं। हॉब्स रूसो जो है उसको भी लिबरलिज्म से रिलेट मान सकते हैं, लेकिन रूसो स्वतंत्रता का पक्षधर था, वो समानता वाले सेगमेंट में ज्यादा नहीं आए। ठीक है, जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम, और साथ ही हम एक नाम और ले सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एडम स्मिथ। ये तीनों जो है लिबरलिज्म के बहुत ही पक्षधर विचारक माने जाते हैं, जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम और एडम स्मिथ। जॉन लॉक को तो लिबरलिज्म या उदारवाद का जनक माना जाता है। अब देखो है क्या लिबरलिज्म? लिबरलिज्म का मतलब होता है, आपको छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो समझ लीजिए आप और आपके फ्रेंड, ठीक है, दो जने हो। एक जना जो है उसके घर में काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि निश्चित समय पे घर आना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इसके अलावा कहीं आना जाना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। और दूसरा जो बच्चा है उसके घर पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, येट माता पिता ध्यान रखते हैं कि उनका बच्चा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और ठीक से अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन वो इस तरह से छोटी छोटी बातों पे टोका टोकी नहीं करते कि भाई आप सो मत, आप पढ़ो, आप खेलो मत, आप ये करो, अब वो कुछ नहीं है। तो ऐसे में क्या कहा जाएगा कि जो दूसरा बच्चा है उसके माता पिता बहुत लिबरल है, बहुत उदार हैं, बहुत ज्यादा लिबरल है, उन्होंने बहुत ज्यादा छूट दे रखी है अपने बच्चे को। तो यानी कि इसी से हम समझ जाते हैं कि लिबरल होने का मतलब है छूट देना, फ्री कर देना, ठीक है ना, उसको मुक्त कर देना। तो इसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए जो है अवधारणा शुरू हुई किसकी? उदारवाद की अवधारणा। उदारवाद की अवधारणा जो थी वो पूरी तरह से, या हम कह सकते हैं कि उदारवाद और साम्यवाद, उदारवाद और साम्यवाद एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हैं। ये एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हैं। उदारवाद और साम्यवाद एक दूसरे के विरोधी विचारधाराएं हैं, यानी कि जो साम्यवाद ने कहा उसका बिल्कुल उल्टा उदारवाद करेगा, और जो उदारवाद ने कहा उसका बिल्कुल उल्टा साम्यवाद करेगा। तो ऐसे में हम आराम से समझ सकते हैं। अब अगर आपने साम्यवाद समझ लिया है तो आपको उदारवाद भी समझ में आ जाएगा कि साम्यवाद में कहा गया था कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, उदारवाद में कहा जाता है नहीं, उत्पादन के साधन निजी हाथों में होने चाहिए। साम्यवाद में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति बराबर होता है, लेकिन उदारवाद में ये कहा गया कि नहीं, बराबर नहीं होता, उसकी अपनी कुछ नेचुरल, कुछ जो है व्यक्तिगत सीमाएं होती है, और उनके आधार पर हर व्यक्ति को अलग अलग ट्रीट किया जा सकता है। यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं जो उदारवाद और साम्यवाद में बिल्कुल अलग अलग है। तो उदारवाद जो है उसको हम तीन जो है हिस्सों में बांट सकते हैं, या तीन उसके एस्पेक्ट्स हम बोल सकते हैं। उदारवाद के तीन पहलू, इनको हम एस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं। उदारवाद के तीन पहलू कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहला जो है जिसको हम कह सकते हैं आर्थिक उदारवाद, इसको हम कह सकते हैं आर्थिक उदारवाद। दूसरा जिसको हम कह सकते हैं
राजनीतिक उदारवाद। और तीसरा जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक उदारवाद। कुछ याद आ रहा है आपको? आपने अभी 1 या 2 वीडियो पहले ये पढ़ा है कि समानता के 3 पहलू कौन कौन से। तो समानता के 3 पहलू भी यही है, ठीक है। उसी तरह उदारवाद के भी तीनों पहलू यही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उदारवाद। लेकिन इनको समझे कैसे? देखो, आर्थिक उदार होने से या इकोनॉमिकली लिबरल होने से आप क्या समझेंगे? सबसे पहली बात उसमें होगी मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार। दूसरा निजी पूंजी। अब जब निजी पूंजी होगी तो निजी लाभ होगा, ठीक है। चौथा बाजारवाद। बाजारवाद किसे कहेंगे? बाजारवाद का मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है उसे छूट होगी कि आप उस वस्तु को अपने हिसाब से दाम पर बेचे। इससे कंपटीशन होगा और जितना कंपटीशन होगा उतना बाजार को फायदा होगा। तो यानी कि ये क्या कहलाते हैं? ये आर्थिक उदारवाद के पहलू हैं, जिसमें मुक्त व्यापार होता है, निजी पूंजी होती है, निजी लाभ होता है और बाजारवाद होता है। अब अगर इसको राजनीतिक उदारवाद की तरफ ले जाएं तो क्या होता है? राजनीतिक उदारवाद में इसका अर्थ होता है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार। जहां साम्यवाद में नागरिकों को कोई अधिकार नहीं थे, वहां उदारवाद में नागरिकों को पूरे पूरे अधिकार दिए गए हैं। दूसरा स्वतंत्रता। उदारवाद का मतलब ही है लिबरल होना। तीसरा समानता। चौथा राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये है राजनीतिक उदारवाद की अवधारणाएं, जिसमें नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, समानता प्रदान की जाती है और राज्य का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। तो ये किसके पहलू हैं? ये राजनीतिक उदारवाद में शामिल किए जा सकते हैं। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट है सामाजिक उदारवाद। तो सामाजिक उदारवाद में सबसे पहली चीज आएगी सामाजिक समानता। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में या जहां एक तरफ ये नारीवाद को भी अपने अंदर शामिल कर लेता है, क्योंकि जब हम सामाजिक समानता की बात करते हैं तो हम समानता कहेंगे, लिंग आधारित समानता भी होगी, धर्म आधारित समानता भी होगी, जाति आधारित समानता भी होगी। अब इस सामाजिक समानता में वो कम्युनिटीज भी आ जाती हैं जो कई बार बहुत ज्यादा विवादास्पद मुद्दा रहा है, एलजीबीटी कम्युनिटीज जिसको हम कहते हैं। तो एलजीबीटी कम्युनिटीज के अधिकार भी इसी मुद्दे में आ जाते हैं कि सामाजिक समानता जब दी जा रही है। दूसरा जातिवाद से मुक्ति। तीसरा धार्मिक समानता। तो यानी अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो उदारवाद भी क्या है? समानता को पोषित करने वाली अवधारणा है। हमने उदारवाद को यहाँ क्यों पढ़ा? क्योंकि उदारवाद क्या है? उदारवाद समानता को पोषित करने वाली अवधारणा है। समानता को पोषित करने वाली अवधारणा। यानी ओवरऑल हम जो पढ़ रहे हैं, जो ये अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, चाहे हमने साम्यवाद पढ़ा, चाहे हमने उदारवाद पढ़ा, चाहे हम समाजवाद पढ़ रहे हो, अब देखो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन स्टक हो जाता है। साम्यवाद जब हमने पढ़ा तो उसमें भी यही सब था, समानता, और उदारवाद हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी क्या है? समानता। यानी कि ये सारी अवधारणाएं जो है वो किस पर जाकर टिकती है? वो समानता के बिंदु पर जाकर टिकती है। यही तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं।
तो यानी कि समानता जो है वो सभी विचारधाराओं में एक महत्वपूर्ण अंग का काम करती है, या ये कह सकते हैं कि सभी विचारधाराओं का जो आधार बिंदु होता है वो कहीं ना कहीं समानता से पोषित होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्क्सवाद के बाद जब ये तीनों अवधारणाएं हमने पढ़ी है, ये तीनों अवधारणाएं भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, खास करके उदारवाद, क्योंकि मार्क्सवाद और उदारवाद जो है वो दोनों एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हैं, लेकिन उनका आधार एक ही है, और वो क्या है, वो है समानता। तो ऐसे में आपको इन विचारधाराओं का जो बेस है वो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी विचारधारा किस पर आधारित है। जैसे उदारवाद को हम 3 पहलू में बांट सकते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद में हम कह सकते हैं मुक्त व्यापार होता है, निजी पूंजी होती है, निजी लाभ होता है और बाजारवाद होता है। वहीं राजनीतिक उदारवाद में नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, स्वतंत्रता होती है, समानता होती है और राज्य का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। और सामाजिक उदारवाद में सामाजिक समानता होती है, जातिवाद से मुक्ति होती है और धार्मिक स्वतंत्रता या समानता होती है। तो इस तरह से उदारवाद का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो अवधारणाएं थी समानता से जुड़ी हुई वो हमने डिस्कस कर ली है, और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बाकी है, उन पर डिस्कशन करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू।